नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है अनुसूची 7, अनुसूची 5, अनुसूची 4 या अनुसूची 2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 7 तक की सभी अनुसूचियों के बारे में। तो देखते हैं। यदि अनुसूची 1 की बात की जाए तो अनुसूची 1 भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों की बात करता है। तो अनुसूची 1 भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताता है। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों के बारे में जानकारी देता है अनुसूची 1। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को प्राप्त होने वाली वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करता है। ठीक है, तो अनुसूची 2 भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करती है। तो आपको याद रखना है, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 3 आपकी शपथ से संबंधित है। शपथ, तो इसमें किसकी शपथ के बारे में बताया गया है? तो आपको याद रखना है, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में आपको अनुसूची 3 में बताया गया है। तो आपकी अनुसूची 3 संबंधित होगी शपथ से। यदि बात की जाए अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 हमें बताती है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में, कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित राज्य से कितने सदस्यों को राज्यसभा में चुना जाएगा, इसकी जानकारी अनुसूची 4 देती है। तो अनुसूची 4 संबंधित होगी आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन पर। राज्यसभा में सीटों के आवंटन पर। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में जानकारी हमें देती है अनुसूची 4। अनुसूची 5 आपकी संबंधित है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। तो आपका अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन के बारे में जानकारी देती है अनुसूची 5। और यदि यहीं पे अनुसूची 6 की बात की जाए तो अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका मेघालय, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है आपकी अनुसूची 6। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 के द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेलों के रूप में ओलंपिक 2024 में सम्मिलित किया जाएगा? तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ओलंपिक 2024 होना है फ्रांस में, तो फ्रांस में ही ब्रेक डांस को आधिकारिक खेलों के रूप में चुना जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन है कंतारा, सोराराई पोत्रु, तुलसीदास जूनियर और तानाजी। ठीक है, तो आपको बताना है 68वें फिल्म फेस्टिवल में किस हिंदी फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जूनियर को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यदि बात की जाए बेस्ट फीचर फिल्म की, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है सोराराई पोत्रु को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है।
और यहाँ पे बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अजय और सूर्या को, अजय देवगन और सूर्या को। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बालामुरली को, अपर्णा बालामुरली। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड 68वें फिल्म फेस्टिवल में अजय देवगन सूर्या को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बालामुरली को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म की बात की जाए तो सोराराई पोत्रु है। और यदि हिंदी की बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो आपका राइट ऑप्शन होगा तुलसीदास जूनियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। नेथन्ना बीमा योजना के तहत बुनकरों को 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। 5 लाख का कवर दिया गया है तेलंगाना सरकार की तरफ से। तो तेलंगाना सरकार की तरफ से चलाई गई नेथन्ना बीमा योजना के अंतर्गत जो बुनकर हैं उन्हें 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। और तेलंगाना सरकार ने एक रायरू योजना भी चलाई है, रायरू, जिसके अंतर्गत रायरू योजना के अंतर्गत किसानों को 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा नेथन्ना बीमा योजना, आपकी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1858 में, 1859 में, 1860 में या 1861 में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसकी स्थापना 1859 में की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1859 में हुई थी। और यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए, इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है आपका कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको यह भी याद रखना है कि यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खनन मंत्रालय। ठीक है, तो खनन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और इसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1859 में या 1859 में की गई थी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ में, नोएडा में, झांसी में या आगरा में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है आपका, अशोक को मगध का साम्राज्य किस अभिलेख में बताया गया था? आपके ऑप्शन है मस्की के अभिलेख में, भबरू के अभिलेख में, उदय गोलान के अभिलेख में या गुर्जरा अभिलेख में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। यदि बात की जाए मस्की के अभिलेख की तो मस्की अभिलेख आपका रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में एक नाम मिलता है जो कि है आपका देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। इस नाम का वर्णन मिलता है मस्की अभिलेख में और बाद में इस नाम का संबंध अशोक के साथ स्थापित किया गया। ठीक है, तो अशोक, ठीक है, तो देवनाम प्रियदर्शी का संबंध अशोक के साथ स्थापित किया गया था और अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। यदि बात की जाए भबरू के अभिलेख की तो भबरू का अभिलेख बैराट राजस्थान से प्राप्त हुआ है और इस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य या सम्राट बताया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भबरू अभिलेख में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे हम गैसेस की बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो उनमें आपका आता है जलवायु, सबसे पहले आती है आपकी। CFC के अलावा आपका है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका है ओजोन, मेथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ओजोन। तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ओजोन ग्रीन हाउस गैसेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज होगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउसेज गैस होगी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा या सिक्किम। तो उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है वखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो वखीरा पक्षी विहार आपका स्थित है संत कबीर नगर में स्थित है। और यदि बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा में स्थित है आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका स्थित है हरियाणा में। और यदि बात की जाए गोवा की तो गोवा में स्थित है आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है आपका गोवा में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि बात की जाए सिक्किम की तो सिक्किम में स्थित है आपका कीथम पक्षी विहार स्थित है आपका सिक्किम में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका गोवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, किसने स्वदेशी पशु नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण हेतु भारत की प्रथम जीनोम चिप इंडिगाउ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है IIT रुड़की के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा, एनिमल रिसर्च सेंटर दिल्ली के द्वारा, या बर्ड्स एंड एनिमल रिसर्च सेंटर इज्जत नगर रायबरेली के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिगाउ का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। UPI का संपूर्ण नाम क्या है? आपके ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस या यूरोपियन पेमेंट इंटरफेस। तो UPI का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 सितंबर, 26 फरवरी, 14 सितंबर या 22 अप्रैल। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, तो यहाँ पे आप 16 कर लीजिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब जनधन योजना शुरू की गई थी तब देश के वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है जनधन जब शुरू किया गया था तब देश के वित्त मंत्री कौन थे। जनधन योजना की घोषणा
प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 में की गई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की और इसको शुरू किया गया है 28 अगस्त या 28 अगस्त 2014 से इसे लागू किया गया। ठीक है, तो घोषणा की बात की जाए तो 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 से जनधन योजना को शुरू किया गया या चालू किया गया। ठीक है, जनधन योजना के समय आपके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो पास किया गया था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस समिति से है? आपके ऑप्शन है शिवरमन समिति से, रंगराजन समिति से, फजल अली समिति से या तेंदुलकर समिति से। तो बताओ, समिति की बात की जाए तो यह नाबार्ड से संबंधित है, नाबार्ड से संबंधित है आपकी शिवरमन समिति। और रंगराजन समिति की बात की जाए तो यह गरीबी से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है आपकी रंगराजन समिति। और यदि फजल अली समिति की बात की जाए तो फजल अली समिति राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति आपकी गरीबी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बैरोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? आपके ऑप्शन है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को, आर्द्रता को, समुद्र की गहराई को या विद्युत धारा को। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। और यदि हम बात करें आर्द्रता की, तो आर्द्रता को मापने की जो मशीन होती है उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। और यदि बात की जाए समुद्र की गहराई की, तो समुद्र की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है, फेदोमीटर। ठीक है, तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो आपका को मापा जाता है आमीटर के द्वारा, आमीटर के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में कोई भी बैरोमीटर के द्वारा नहीं नापा जाएगा। तो इसका एक और ऑप्शन आप मान लें, ऑप्शन नंबर ई। यहां पर लिख लें वायु दाब, वायु दाब। तो वायु दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? आपके ऑप्शन है डरमेटोफाइटस के द्वारा, डरमेटोफाइटोसिस के द्वारा, तानिया कैपिटस के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आपको तानिया कैपिटस की बात की जाए तो इसमें बाल झड़ने की समस्या आती है, बाल झड़ते हैं। ठीक है, और यदि डरमेटोफाइटोसिस की बात की जाए तो इसके द्वारा दाद खाज होती है। ठीक है, इस कवक के द्वारा दाद खाज होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एथलीट फुट नामक जो रोग है डरमेटोफाइटस कवक के द्वारा फैलता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन डीसी में है, स्विट्जरलैंड में है या द हेग में है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। और इसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या पूछ ले तो आपको याद रखना है जजों की संख्या होगी 15। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न यहां पे टाइप नहीं हुआ है तो इसे हम छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका,
अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? आपके ऑप्शन है गीतांजलि श्री ने, डेजी रॉकवेल ने, नरेंद्र मोदी ने या दामोदर माओजो ने। आज का अंतिम प्रश्न है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। आपके ऑप्शन है माही नदी, यमुना नदी, लिम्पोपो नदी या कोंगो नदी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोंगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और यदि यहीं पे बात की जाए माही नदी की, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी होगी। और यदि यहाँ पे बात की जाए लिम्पोपे नदी की, तो लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।